हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन। तो हमने पहले फर्स्ट फेज में क्या किया कि व्हाट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन का कॉज क्या था। फिर ये बताया कि उसके दो व्यू हैं हमारे पास, मॉडर्न और ओल्ड व्यू की बात की फिर मैंने उसके बाद आपके साथ। उन दोनों की बात करने के बाद मैंने क्या किया कि जब वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात की मैंने कि कैसे काम करेगा। जब फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई तो मैंने कहा ये तो जो फ्रिक्शन है वो तो वेरी कर रहा है, मींस एक अप टू सर्टेन लिमिट वो अपने आप को एक्सटेंड करता है। फिर मैंने वहां से क्या बना लिया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना दिया था अपना। उसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन से मैंने फिर कोन बना लिया था एक फ्रिक्शन का कि भाई कौन है, इसके अंदर फोर्सेस काम करेंगी जो आपकी फोर्स है वो इस लिमिट में काम करेगी। फिर मैंने लास्ट में दो न्यूमेरिकल किए। एक न्यूमेरिकल में मैंने ये कहा कि अगर मुझे कोई फोर्स लगानी है, पुलिंग फोर्स, उसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना हो कि मैं बॉडी को इजीली मिनिमम फोर्स लगा के खींच सकूं। वहां भी मैंने कोन ऑफ फ्रिक्शन का यू कैन से रेफरेंस देके उसको आपको क्लियर करने की कोशिश की थी। फिर मैंने कहा अगर मैंने पुश लगाया है उसका एंगल विद वर्टिकल से बात की थी, तब भी मैंने कहा था कि अगर मेरा एंगल मोर देन लैम्डा होगा, मींस उससे अगर नीचे आएगी बॉडी, तब उसको वो आप पुश कर सकते हो। तो अगर पुलिंग चाहिए तब भी आपको कोन ऑफ फ्रिक्शन से बाहर हो, अगर पुशिंग चाहिए तब भी आप कोन ऑफ फ्रिक्शन से बाहर हो। तो उसके अंदर जो है, अगर उसके अंदर फोर्स लगाओगे तो आप कितने भी फोर्स लगा लो, आप बॉडी को ना खींच सकते हो ना बॉडी को आगे धकेल सकते हो। ये बातें मैंने आपके साथ फ्रिक्शन की थी। अब मुझे अपने लेक्चर को एक्सटेंड करना है। आज मुझे क्या करना है, अभी तक मेरी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने बात की थी सारी आपके साथ। मैंने कहा ये सरफेस है मेरे पास, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करना शुरू कर दिया तो एक स्टेज पे जाके मेरी बॉडी नीचे आ जाती है। वो जो एंगल है इसका कि जिस पे मेरी बॉडी नीचे स्लिप करेगी उसको मुझे स्टडी करना है, विच इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो मुझे क्या डिस्कस करना है आपके साथ बच्चों आज, एंगल ऑफ रिपोज। इसका एक और नाम है एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एक और नाम है एंगल ऑफ स्लाइडिंग, वो भी लिख दो, और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, दोनों नाम इसके चलेंगे बच्चा आपके पास। सो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, मेरे पास एक ये इंक्लाइंड प्लेन है। व्हाट आई हैव सेट कि मैंने आपके लिए एक ये बॉक्स लिया, ये ऐसे रखा हुआ है, मैंने एंगल ऐसे ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो जहां पर ये नीचे गिरना शुरू हो गया, जहां पर ये नीचे गिरना शुरू हो गया, आज मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन था मैंने उसको लैम्डा से डिनोट किया था और म्यू बराबर टेंजेंट लैम्डा मैंने प्रूव किया था। और मैंने ये भी कहा था कि आपके बुक्स में हो सकता है इसको थीटा से डिनोट किया हो, लेकिन क्या है, मैं थीटा हुआ, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, इनसे तो मैं अपने एंगल अल्फा बीटा गामा और थीटा, चार एंगल बहुत है मेरे लिए, वो मैं न्यूमेरिकल में यूज करता हूं। अगर कहीं मुझे ये कंसेप्ट यूज करना है तो मैं उसको फिर मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि भाई ये मेरा थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला है और ये दूसरा। तो मैंने इसको नाम ही ऐसा दे दिया जो कम से कम यूज करता हूं, रेयरली यूज करता हूं मैं अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, लैम्डा को। आज इसको नाम दूंगा मैं डेल्टा, डेल्टा नाम दूंगा मैं एंगल ऑफ रिपोज को भी। ये भी हम रेयरली यूज करते हैं, जब हम नॉर्मल वे में काम करते हैं डेल्टा को यूज नहीं करते। तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, द minimum angle of inclined plane at which body placed over it just begins to move down, just begin to move down। जस्ट बिगिन की वर्ड लगा रहा हूं मैं, मींस जस्ट मोशन स्टार्ट हुई है, मींस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में एट द वर्ज ऑफ मूविंग है, एट द वर्ज ऑफ मूविंग है। वो जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच बॉडी प्लेस्ड ओवर इट जस्ट बिगिंस टू मूव डाउन, जस्ट बिगिंस। मैंने एग्जांपल लिया था, अभी आपको बॉक्स रख के दिखाया था कि ऐसे बढ़ा रहा हूं मैं, जहां पर, चलो ऐसे भी बात कर सकता था मैं, ये बॉक्स रख रहा हूं मैं, टैप करने पे जैसे ही मूव करना शुरू करेगा लाइक दिस, टैप किया इट स्टार्ट्स। तो वो जो मुझे एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, वो मुझे एंगल ऑफ रिपोज बोलना है बच्चों। आर यू गेटिंग इट? अब इसका मैथ कर लेते हैं थोड़ा सा।
लो जी, ये बॉडी है। व्हाट इज वेट? mg नीचे काम करेगा बच्चा जी, इसको डेल्टा को मैं अंदर लिख लेता हूं। व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? mg cos ऑफ डेल्टा। व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? mg sin ऑफ डेल्टा। व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? n। फोर्स फ्रिक्शन कहां लगेगी? अगर है तो वो पीछे को लगेगी। मैंने कहा है जस्ट बिगिंस टू मूव डाउन, तो ये बैलेंस इसको कर रहा है, ये बैलेंस इसको कर रहा है। अब ये क्या बन जाएगी? F क्या बन जाएगी आपकी? मैंने कहा था इसके F तो एक नोटेशन है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा रहा था। मैंने कल का एग्जांपल मेरा था वो 20 न्यूटन वाला, इधर को 20 न्यूटन है, ये मैक्सिमम 20 न्यूटन थी। मैंने इसको 1 किया तो ये 1 होगी थी, 2 किया 2 की होगी। ये कल एग्जांपल लिया था मैंने, मींस लास्ट लेक्चर में। ये जो F थी 1 से लेकर 19 तक भी फ्रिक्शन है, 20 भी फ्रिक्शन है, उसके बाद तो है ही नहीं है। अगर है तो वो काइनेटिक है तो कम है, लेकिन है सारे फ्रिक्शन। सिर्फ इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने क्या नाम दिया था? Fs मैक्सिमम। तो ये फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो बात की बात है। तो एक तो व्हाट इज F? mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए बच्चों जी। और ये कितना होगा इस समय? क्या होगा? ये Fs मैक्सिमम होगा, क्योंकि एट द वर्ज ऑफ मूविंग है बॉडी। आपकी बॉडी कहां है? एट द वर्ज ऑफ मूविंग है। Fs मैक्सिमम भी इसी का नाम है और F लिमिटिंग भी इसी का नाम है। भी आपकी मर्जी, जिस मर्जी से डिनोट कर लेना इसको आप, चाहे आप खाली F से डिनोट कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग फोर्स है मेरी है। उसके बाद व्हाट इज N? या मैं इसको साइड पे आराम से सारे लिख देता हूं नोटेशन। इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, दोहरा लिख देता हूं मैं सारे। ये जो F इज इक्वल टू mg साइन थीटा है, अब ये कहां है? वर्ज ऑफ मूविंग के ऊपर है, तो यही आपकी Fs मैक्सिमम है और यही आपकी Fl है। ये ध्यान रखना भाई, ये जो F है इसका नाम ये भी हो सकता है, इसका नाम ये भी, दोनों में से कोई भी नाम रख सकते हो। मतलब इसकी वैल्यू इतनी है इस समय, एट द वर्ज ऑफ मूविंग है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज N? mg cos थीटा। डिवाइड कर लो दोनों को। व्हाट इज F बाई N? टेंजेंट थीटा। मैं पढ़कर आया हूं F मैक्सिमम बाई N को म्यू पढ़कर आया हूं, तो और म्यू इज इक्वल, सॉरी थीटा नहीं है बच्चों जी, डेल्टा है। mg साइन डेल्टा, mg cos डेल्टा, तो दिस इज टेंजेंट डेल्टा। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? टेंजेंट डेल्टा। और मैं म्यू को टेंजेंट लैम्डा भी पढ़कर आया हूं एंगल ऑफ रिपोज के बराबर आल्सो, इसलिए मैंने आते साल लिख लिया था उसको। आल्सो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा। इट मींस एंगल ऑफ रिपोज जब आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है भाई, बिल्कुल देख लो, एंगल ऑफ रिपोज जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, बिल्कुल चेक कर लो बच्चों। अभी तक मेरी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही थी, अब मैंने क्या किया? इसको प्लेन को टेढ़ा करना शुरू कर दिया। जैसे ही यहां पहुंचा मैं, मेरी बॉडी ने टैप करने पे मूव करना शुरू कर दिया है। अब ये जो mg साइन डेल्टा है, ये ऐसे पुलिंग फोर्स काम कर रहा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है। इसका मतलब अगर मेरा एंगल लेस देन डेल्टा है तो बॉडी अपने आप मूव नहीं करेगी। इसका मतलब अगर मेरा एंगल मोर देन डेल्टा है तो बॉडी नीचे को भागेगी। दो ही बातें निकली मेरा बच्चा जी। अगर मेरा डेल्टा या जो मेरा एंगल है प्लेन का, एक और प्लेन बनाता हूं मैं, एक और प्लेन बनाया मैंने, इसके अंदर लिखा मैंने एंगल अल्फा या थीटा, जो थीटा लिखा, इफ थीटा इज इक्वल टू डेल्टा तो बॉडी अपने टैप करने पे मूव करेगी। इफ थीटा ग्रेटर देन डेल्टा बॉडी अपने आप नीचे मूव करेगी। इफ थीटा लेस देन डेल्टा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तीन बातें निकल गई मेरे पास। अगर थीटा बिल्कुल डेल्टा के बराबर है तो टैप करने पे मींस वर्ज के ऊपर बैठी हुई है। अगर थीटा लेस देन डेल्टा है बॉडी मूव नहीं करेगी अपने आप, और अगर थीटा ग्रेटर देन डेल्टा है तो बॉडी अपने आप मूव करेगी। तो मुझे एक केस बराबर वाला केस तो हो गया, अब इससे हायर और लोअर वाला केस भी करना पड़ेगा। तो अगर एंगल हायर है तो बॉडी में एक्सलरेशन होगा, तो मुझे निकालना एक्सलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन अ प्लेन। एक्सलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन अ प्लेन। मैंने किसी फोर्स की बात नहीं कर रहा। लो जी, तो मैंने क्या कहा आपसे, तीन केसेस बनते हैं। या तो आपका जो थीटा है, सॉरी डेल्टा है, सॉरी जो एंगल गिवन है
वो या तो बिल्कुल एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा, ये मैंने केस कर लिया आपका, या जो एंगल है प्लेन का वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा, तो उस समय अपने आप बॉडी नीचे भागेगी, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर एंगल छोटा होगा तो बॉडी नहीं आएगी, अपने आप वहीं पड़ रहेगी जहां आपने रखी हुई है। तो मेरा नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी acceleration of a body moving down an inclined plane। हाँ जी बच्चा जी, एक inclined plane है, उसके ऊपर मैंने बॉडी को प्लेस किया। जैसे ही मैंने बॉडी को प्लेस किया, बॉडी अपने आप नीचे भाग रही है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चा जी, जो ये मेरा एंगल थीटा है वो आज ग्रेटर देन लैम्डा है, सॉरी डेल्टा है। अंडरस्टूड है, ये कहने की बात नहीं, अंडरस्टूड है। तो इसको फिर मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज थीटा जो है ग्रेटर देन डेल्टा है। ठीक है जी, तो मैंने पढ़ा हुआ है बच्चा, ये वेट mg नीचे काम करेगा इसका, ये mg cos थीटा इधर को काम करेगा। मैंने ये पढ़ा है, ये mg sin थीटा नीचे को काम करेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगी, ऊपर काम करेगी, और ये क्या करेगा, n काम करेगा। अब देखो वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये, आज ये काइनेटिक होगी क्योंकि बॉडी नीचे भाग रही है। इससे लास्ट वाले में ये एफ एस मैक्सिमम थी क्योंकि वर्ज के ऊपर थी। अगर एंगल छोटा होगा तो ये सिंपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, उसकी वैल्यू भी निकालेंगे अभी थोड़ी देर तक। तो हाँ जी, क्या बनेगा, एक्सलरेशन डाउन, तो mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। हाँ जी बच्चों जी, ये कल भी किया था ऐसा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में आ गया था, चांस की बात है, वहां मैंने फोर्स और लगाई थी, नेट डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है जी बच्चा जी, देख लो इसके अंदर। अब एफ को निकालने पहले हम लग से, तो यहां निकाल लो, व्हाट इज एफ, सॉरी व्हाट इज एन अलोंग वर्टिकल, mg cos थीटा। ठीक हो गया बच्चा जी। व्हाट इज एफ, म्यू एन होता है, तो व्हाट इज नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या बन जाएगी, mg sin थीटा माइनस म्यू एन, यही कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। नेट डाउनवर्ड एक्सलरेशन m से डिवाइड कर दो, नेट डाउनवर्ड एक्सलरेशन क्या आ जाएगा बच्चा जी, g कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। चेक कर लो बच्चों, ये एक्सलरेशन आ जाएगा a, तो उसको a से डिनोट कर देगी बात है। तो व्हाट इज a, यहाँ कितना a कितना आ गया है, इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियरली चेक कर लो, a लेस देन g आ रहा है, g से क्योंकि कुछ फैक्टर होगा, इसकी वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, लेस देन 1 होगी, तो a लेस देन g आ रहा है। चेक कर लो बच्चों। अभी मेरे पास क्या था, एक्सेलरेशन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इट इज क्लियरली अंडरस्टूड, ये पॉसिबिलिटी तभी है अगर ये थीटा पड़ा, अगर थीटा मेरा मोर देन क्या है, डेल्टा है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है मेरा बच्चा। दिस पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ओनली इफ थीटा ग्रेटर देन डेल्टा। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर, देख लो आप। चलें आगे। अब मैंने कहा अगर थीटा लेस देन लैम्डा फिर तो बॉडी मूव नहीं करेगी अपने आप, उसको फिर कैसे सॉल्व करूंगा, इसको कॉपी करना, कॉपी कर लो बच्चों। ठीक है, चले आगे। लो जी, नेक्स्ट इज, मैंने कहा अगर थीटा मेरा लेस देन डेल्टा होगा बच्चा, तो बॉडी जहां रखूंगा वहीं पड़ी रहेगी। अब बॉडी मुझे खुद खींचनी पड़ेगी ऊपर को, तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। क्या करूंगा मैं, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एन इनक्लाइन प्लेन। हाँ जी बच्चा जी, अब इसमें दोनों केस कवर हो जाएंगे। थीटा अगर छोटा है वो वाला भी, अगर थीटा बड़ा है तब भी अगर ऊपर भेजना है तो ऊपर को खींचना पड़ेगा, लेकिन मैंने दोनों केस कर दिए इसके अंदर। तो जो मेरे पास थीटा बड़े वाला था उसमें बॉडी अपने आप नीचे को भागेगी, अपने आप भागेगी, वो निकाल दी। अब ऊपर की बात है, अब अगर मान लो थीटा बड़ा ही है और ऊपर तब भी खींचना ही पड़ेगा मुझे, तो यहां पे दोनों केस इंक्लूड हो जाएंगे एक ही के अंदर, चाहे थीटा लेस देन लैम्डा हो या थीटा मोर देन, सॉरी, चाहे थीटा लेस देन डेल्टा हो
या थीटा मोर देन डेल्टा हो, दोनों ही केस में मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर को। वर्क डन की बात कर रहा हूं भाई। दिस इज माई पुलिंग फोर्स, एफ से डिनोट कर रहा हूं, चलो इसको भी, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां हो जाएगी बेटा जी, पीछे को हो जाएगी। दिस इज माई वेट एम जी, एंगल वही थीटा है, दिस इज माई एम जी कॉस थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज माई एम जी साइन थीटा। हाँ जी बच्चा जी, अब ये फोर्स मुझे कम से कम इन दोनों के बराबर लगानी पड़ेगी। एफ एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, और यहां से एन कितना बन जाएगा बच्चा जी, एम जी कॉस थीटा, वेयर कैपिटल एन बराबर है एम जी कॉस थीटा। तो व्हाट इज एफ, एम जी बाहर आ जाएगा, सॉरी दो स्टेप, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ जी बच्चा जी, एम जी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इससे पहले वाले में एक्सेलरेशन में नीचे को माइनस आया, जब नीचे को था माइनस आया था, उसके अंदर एक्सेलरेशन में आप नोट कर लो चाहे अभी। पुलिंग फोर्स, वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब जितनी भी फोर्स आपने मूव करनी है, डिस्टेंस मूव करना है, बस उस डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर वर्क डन। कोई डाउट हो बच्चों? तो मैंने एंगल ऑफ रिपोज की बात की, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच बॉडी प्लेस्ड ओवर इट जस्ट बिगिंस टू मूव डाउन इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग एंगल। अगर एंगल बड़ा है तो बॉडी अपने आप भागेगी, अगर एंगल छोटा है तो बॉडी वहीं पर रहेगी। अगर मुझे इसको नीचे खींचना है तब भी फोर्स लगानी पड़ेगी, ऊपर खींचना है तब भी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैंने एक ही केस कर दिया ऊपर वाला, नीचे वाला केस न्यूमेरिकल में कर लेंगे, ऊपर वाला मैंने एक ही केस कर दिया कि अगर बॉडी ऊपर खींचनी है। अब भले ही थीटा आपका छोटा है डेल्टा से या बड़ा है, दोनों ही केस में फोर्स आपको ऊपर को लगानी पड़ेगी। इज इट क्लियर बच्चा जी? देख लो इसके अंदर, इसको देख लो बच्चा जी, यहां तक कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? और देखो जी, तो मैंने ये बात की बच्चों आपके साथ कि जो फ्रिक्शन है वो अगर रफ सरफेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइन हो, दोनों केसेस में दैट विल बी देयर, और उनको मैंने कैसे डील करना है मैथमेटिकली वो मैंने बातें कर ली हैं। अब फ्रिक्शन के बारे में मेरे दिमाग में एक यू कैन से इट हैज बीन फीडेड टू मी दैट फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। अब अगर ये मोशन को अपोज करेगा तो मुझे बड़ी क्लियर सी बात है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इट मींस मेरी कोशिश ये रहेगी मैं इसको कम करना सीख लूं, कैसे कम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम कई दफा क्या होता है, हम लोग जा रहे हैं सड़क के ऊपर और कच्चा रास्ता है, मिट्टी वाला रास्ता है, हम भाग के जा रहे हैं, रात को बारिश हो गई, नेक्स्ट डे वहां स्लिप करते हैं हम उसी रास्ते पे। क्यों भाई? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया है। अब मुझे फ्रिक्शन चाहिए, फिर मैं क्या करता हूं, ड्राई सॉइल लेके डालता हूं रास्ते में ताकि मैं कंफर्टेबली मूव कर सकूं। अभी मैं 1 मिनट पहले कह रहा हूं कि मेरी फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करती है, तो मुझे उसको रिड्यूस करना है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और सेकंड मोमेंट में कह रहा हूं कि अगर वो रास्ता ही गीला हो गया है तो मैं स्लिप करता हूं, उसको मैं फ्रिक्शन बढ़ा रहा हूं। इट मींस फ्रिक्शन इज योर नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। व्हाट आई एम सेइंग, friction is necessary evil. Friction is necessary evil. बीमारी है भाई एक, लेकिन जरूरी वाली बीमारी है। necessary evil बीमारी है लेकिन जरूरी वाली बीमारी है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये मेरी इंक स्टिक कर रही है, यहां के स्टिक कर रही है, तभी लिख पा रहा हूं मैं। तो मुझे फ्रिक्शन चाहिए। मैंने भी कहा आपको रास्ता था स्लिपरी हो गया, चलना मुश्किल हो गया, फ्रिक्शन चाहिए चलने के लिए। तो कहीं पर ये चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए। तो जहां चाहिए वहां इसको बढ़ाएंगे, जहां नहीं चाहिए वहां इसको कम करेंगे। तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, राइट बच्चा जी। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फर्स्ट है पॉलिशिंग। वो कहता है आप सरफेसेस की पॉलिशिंग कर दो। अभी आपने ये कहा था कि मेरे जितने भी सरफेस हैं उसके अंदर प्रोजेक्शन डिप्रेशन हैं। पॉलिशिंग मींस डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर
तो थिन लेयर है, उनका साइज मॉलिक्यूल्स के साइज के बराबर होगा जस्ट, तो वो इन डिप्रेशंस को फिल कर देगी। सरफेस क्या हो जाएगी मेरी? स्मूथ हो जाएगी ऊपर से। भाई बाय पॉलिशिंग वी आर डिक्रीजिंग द डिप्रेशंस, हम उनको कम कर रहे हैं। डिप्रेशन डिक्रीज होंगे तो मेरी बाइंडिंग कम हो जाएगी, प्रोजेक्शन डिप्रेशन वाली जो मेरा ओल्ड व्यू था, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो पॉलिशिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, पॉलिशिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। एग्जांपल है मेरे पास, आपने घर बनाया है अपना, उसमें मार्बल वगैरह लगाया हुआ है घर में। अभी जो मेसन है वो मार्बल को जस्ट लगाकर गया है, तो क्या होता है जहां जहां पर जॉइंट है वहां वो सीमेंट फिल कर देता है। आप जैसे पानी डाल दो आप कंफर्टेबल, बिकॉज फ्रिक्शन है बहुत ज्यादा, जहां पर जॉइंट है वहां सीमेंट, यू कैन से रफ सर्फेस है, जहां जहां पर जॉइंट है रफ सर्फेस है वो, तो आप कंफर्टेबली चल सकते हो। आफ्टर सम टाइम वो जो मेसन, वही आया मेसन, उसने सारा सीमेंट एक्स्ट्रा निकाल दिया, उस फ्लोर की पॉलिशिंग कर दी। अब अगर वहां पानी पड़ा हुआ है आप स्लिप कर जाओगे। तो पॉलिशिंग जो है दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, पॉलिशिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। भाई पॉलिशिंग में क्या किया? एक ये सरफेस ही आपकी, यहां जॉइंट था, यहां थोड़ा सीमेंट लगा हुआ था, यहां सीमेंट लगा, उसने आया सारा सीमेंट निकाल दिया यहां से। इवन वो एक बारीक 1 mm की लेयर आपके स्टोन की भी रब कर देता है, ऊपर से 1 mm की लेयर स्टोन की रब कर देता है। इवन जो आपका जो पत्थर था उसमें अगर कहीं थोड़े बड़े डिप्रेशन थे उसको भी रिमूव कर देता है वो। सो पॉलिशिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। नेक्स्ट लुब्रिकेशन, नेक्स्ट लुब्रिकेशन। एक नट बोल्ट है, नट और बोल्ट लगा हुआ उसके ऊपर, छत पे पड़ा हुआ था, छत पे बरसात आई, फिर धूप पड़ने लग पड़ी, फिर वो सीजन आ गया सर्दी वाला, और फिर गर्मी आ गई, हम नीचे रहते हैं, याद आया कि मुझे नट बोल्ट चाहिए, वो छत पे पड़ा हुआ है। जब मैं ऊपर गया तो उसकी हालत बेहाल हो चुका था, वो सारे पे रस्ट लगा हुआ था। मैंने नीचे लाके खोलने की कोशिश की, नहीं खुला मेरे से। तो मेरे घर में मेरे जो मतलब सीनियर पर्सन्स हैं, हालांकि ऑल्दो आई एम ऑल्सो सीनियर, लेकिन जो मेरे और सीनियर हैं, मेरे फादर या मेरी ग्रैंड मदर, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा पापा जी ये नट बोल्ट खुल नहीं रहा मुझसे। ही आस्क्ड मी, इसको थोड़ी देर के लिए ऑयल में डाल दो, और फिर 10 मिनट मैंने निकाला, वो इजीली खुल गया। तो क्या हो गया? चमत्कार क्या हुआ? ये वो चमत्कार ये हुआ कि जो मेरा ये पूरा कंप्लीट क्या है, बोल्ट है, इसके ऊपर एक ये नट लगा हुआ है, और इस बोल्ट पे लाइनिंग बनी हुई थी। लाइनिंग ऐसे बनी होती है, ये मेरा एक बोल्ट है, उस पे ये लाइनिंग बनी हुई है, ये लाइनिंग बनी हुई है, उसके ऊपर मैंने बोल्ट चढ़ाया हुआ है लाइक दिस। ये बोल्ट था जो टाइट हो गया था इसके साथ, ये बोल्ट टाइट हो गया था। जब मैंने इसको ऑयल में डिप कर दिया तो ऑयल क्या है, वो यहां से पास करके इन लाइनिंग में होके बाहर आ गया। मींस उसने वो जो अंदर टाइट हुए पड़े थे, दैट वाज अ ड्राई फ्रिक्शन, एक लेयर अंदर से पास कर दी लिक्विड की, दैट इज लिक्विड फ्रिक्शन। एंड लिक्विड फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन ड्राई फ्रिक्शन। तो आराम से मैंने थोड़ा सा उसको टाइट मतलब जोर लगाया और वो इजीली मेरा बोल्ट खुल के बाहर आ गया। ये जो बोल्ट था वो इजीली खुल के बाहर आ गया। फिर भाई ऑयल में डालने से इस बोल्ट का क्या हुआ, जो बोल्ट टाइट था इसको पड़ा हुआ था, बाहर से देखने में ऐसे लग रहा है बोल्ट मेरा, ये जो ये टाइट पड़ा हुआ था, अंदर क्या हुआ, एक लेयर चली गई लिक्विड की। ये नट, ये बोल्ट है, ऊपर नट चढ़ाया हुआ हमने, ऐसे करके नट चढ़ा हुआ है। तो दोनों में एक क्या चली गई, एक लेयर चली गई लिक्विड की दोनों के अंदर। मींस बोल्ट की सरफेस पे और नट के अंदर एक लेयर चली गई है, जिसने ड्राई फ्रिक्शन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है। लिक्विड फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, तो लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन। आप वैसे भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल सब में ऑयल डलवाते हो अपने मैकेनिक से कि भी थोड़ा फ्री काम करेंगे, मींस फ्रिक्शन कम हो जाए। नेक्स्ट एरोडायनेमिक्स, मींस प्रॉपर डिजाइनिंग। एरोडायनेमिक्स प्रॉपर डिजाइनिंग क्या चीज है, मतलब एरोप्लेन सारे ऐसे ही बने होते हैं, आगे से फ्रंट से ऐसे, क्यों, जो लेयर ऑफ एयर आएंगी वो ऐसे क्रॉस करके निकल जाएंगी। अगर मान लो मेरा एक बहुत फ्रंट काफी ब्रॉड है, मान लो ट्रक है मेरा एक, और वो ऐसे ब्रॉड ट्रक है आगे से, तो उसको फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा एयर का। अगर अब जो डिजाइनिंग कैसे करते हैं, वो उसको ऐसे डिजाइनिंग करते हैं लाइक दिस, ऐसे, ताकि वो एयर यहां से आके कट के निकल जाए ऊपर से। अब तो डिजाइनिंग और स्ट्रीप होगी, जब नए डिजाइन के ट्रक आ रहे हैं उनमें डिजाइनिंग का सिस्टम ये होता चला जा रहा है धीरे धीरे।
ये सिस्टम, ताकि एयर आराम से निकल जाए। जितनी भी गाड़ियां आपकी दे आर एरोडायनेमिक्स। गाड़ी की शेप हम ये देते हैं आगे से, पीछे से ये शेप है गाड़ी की मेरी, ये शेप है गाड़ी की, एरोडायनेमिक्स। तो प्रॉपर डिजाइनिंग फॉर एयर फ्रिक्शन, दैट इज एरोडायनेमिक्स। तो बाय प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ द शेप्स, फ्रंट शेप्स, आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो मूविंग व्हीकल के केस में। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। हाँ जी बच्चों, क्या मतलब है इस चीज का? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या, मेरा मतलब क्या है यहां पर? मैंने गाड़ी परचेज की, मारुति की कार परचेज की, 800 गाड़ी है मेरे पास, मारुति 800 कार परचेज की मैंने। उसके अंदर 4 व्हील्स लगे होते हैं। रफली एक व्हील की कॉस्ट रफली होती है 2100 रुपया, रफली 2100 रुपया कॉस्ट होती है। और इनकी जो एवरेज डिस्टेंस चलते हैं, ये 50,000 किलोमीटर डिस्टेंस चल पड़ते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि कुछ लोग 70 भी चला लेते हैं। मेरी मारुति कार मैक्सिमम 2 लाख किलोमीटर चलेगी भी, 2 लाख किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब 4 टायर मेरे आएंगे 8400 रुपीज के, और 4 टाइम्स टायर मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो 800 का 32, 400 के 16, मींस रफली मेरे 35,000 रुपए टायरों पे खर्च होंगे ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ माई कार, ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ माई कार, ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ माई कार मेरे 35,000 रुपए टायर ट्यूब पे लग जाएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैंने ये काम क्यों किया? मैं ये कह रहा हूं, नेक्स्ट लिखा मैंने नंबर 4 है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, राइट। मैंने क्या कहा, अगर मैं चाहता तो ये टायर लोहे के बना लेता, मारुति कार के साथ लग के शुरू में आते, और मैं कार जब बेचने जाता तब भी टायर मेरे घिसते ना बिल्कुल भी। आज एक एवरेज मारुति कार जो छोटी कार है, इसकी एवरेज वो 20 किलोमीटर पर आवर की क्लेम करते हैं, सॉरी पर लीटर की क्लेम करते हैं, 20 किलोमीटर। अगर मेरे टायर में हवा कम हो, अगर मेरे टायर में हवा कम हो, वो फ्लैट हो जाए, तो एवरेज कम हो जाती है मेरी गाड़ी की। मुझे कहा जाता है कि प्रॉपरली ये जो 20 किलोमीटर वो क्लेम करते हैं, वो बड़ी आइडियल कंडीशन में क्लेम करते हैं कि टायर मेरे प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है, मींस हवा पूरी भरी हुई है, मेरी स्पीड इकोनॉमी रेंज में है, मींस 50 से 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर है, सड़क पे कोई रश नहीं है, मैं गियर चेंज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तब जाके स्पीड क्लेम करते हैं वो, दैट इज एन आइडियल कंडीशन। लेकिन मेरे को लालच आ गया, मैंने कहा मैं टायर जो इतने 35,000 रुपए मैं खर्च कर दूंगा गाड़ी के टायर चेंज करने में ड्यूरिंग होल टेन्योर ऑफ द माई कार, मैं तो लोहे के टायर लगा लेता हूं। सपोज लोहे के टायर से फर्क कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने कहा मेरी एवरेज है 19 की जाए 19.5 किलोमीटर आ रही, तो मैंने कहा कि आधे किलोमीटर में क्या फर्क पड़ता है यार, ये वाले लगा लेते हैं टायर, लोहे वाले लगवा लिए। सपोज वो एक बार लगे, और वो सपोज कर लेते हैं हम 20,000 रुपए क्या है कॉस्ट, तो उनकी, चलो 20 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, चलो वो ये था, ये रफली 10-15,000 रुपए के 4 टायर आ गए, और मुझे बड़ा सस्ता लगा कि यार एक दफा लगवाने हैं, बात खत्म हो जाएगी। नाउ दिस आधा किलोमीटर, इसको काउंट करते हैं। आज पेट्रोल का रेट है 80 रुपीज, 20 किलोमीटर नहीं 4 रुपीज पर किलोमीटर का खर्चा है, आधा किलोमीटर कम चल रही है, मींस 2 रुपीज पर किलोमीटर में वेस्ट कर रहा हूं ड्यू टू माई टायर्स, और 2 लाख चलना है गाड़ी ने मेरी, तो 4 लाख रुपए वेस्ट करूंगा अपने में ड्यूरिंग होल लाइफ। तो ये 35,000 रुपए खर्चना बेटर है, या ये 15,000 रुपए खर्चना बेटर है? तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो यही इसलिए मैंने टायर जो चूज किए हैं वो रबड़ के किए हैं, सिंथेटिक रबड़ के, और उसमें फ्रिक्शन जो है वो है जितना चाहिए, उससे एक्सेस में नहीं है। तो आर यू गेटिंग इट? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो मुझे फ्रिक्शन जहां नहीं चाहिए, आई हैव मेथड्स टू रिड्यूस इट, और जहां चाहिए होगा वहां इसको बढ़ा लेंगे हम। एक और है मेरे पास, यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। नेक्स्ट है यूज ऑफ बॉल बेयरिंग, ये भी फ्रिक्शन को कम करता है। लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज माई रोलिंग फ्रिक्शन, दैट इज माई रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ना पड़ेगा भी मुझे थोड़ा सा। हालांकि इसकी कोई डिटेल स्टडी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा। वो कहता है जब एक बॉडी, मैंने स्लाइडिंग की बात की सर, जब एक बॉडी रोल करने की कोशिश करती है फ्लोर के ऊपर, अभी मैंने बॉडी को रखा, ये बॉडी है मेरी और ये मेरा फ्लोर है। कहता 2 पॉसिबिलिटी है इसके अंदर जब रोल करेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तो जहां पर ये खड़ी है वहां ये पाथ को थोड़ा सा दबा देगी, नीचे को यील्डिंग हो जाएगी ऐसे, और आगे एक ढेर बन जाएगा मिट्टी का, अगर रास्ता कच्चा था आपका, ठीक है जी। इसको बम्प बोलते हैं, बम्प और
प्रोजेक्शन बोल देते हैं, हीप ऑफ, और हीप भी बोल देते हैं, हीप बन गया। अगर मेरा फ्लोर बहुत हार्ड है तो मेरा जो टायर है वो थोड़ा सा इन्फ्लेटन हो जाएगा वहां पर। तो दोनों ही केसेस में डी शेप, और या तो मेरा रास्ता डी शेप्ड हो रहा है या मेरा टायर डी शेप्ड हो रहा है, इज विच इज कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन स्लाइडिंग से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, स्लाइडिंग से बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल है नेग्लिजिबल, मींस बहुत छोटा होता है उससे। तो हम क्या करते हैं, फिर कोई भी चीज स्लाइड करनी, हमने घर में कोई सामान है, बहुत हैवी संदूक पड़ा हुआ, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उसको मुझे शिफ्ट करना है उधर परले कोने के अंदर। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा उसको आगे से उठाऊंगा, आगे नीचे उसके रोल कर ले, कोई भी चीज लाठी वगैरह या कोई रोल कर ली चीज आगे फंसा दूंगा, फिर मैं उसको पीछे उठा के वहां फिर उसको उसके ऊपर रोल करूंगा, उसके ऊपर थोड़ा आगे चला जाऊंगा, फिर उनको चेंज कर लूंगा। मींस रोल कर करके मैं उसको आगे शिफ्ट कर रहा हूं। ये काम करते हैं घरों में हम, कि मेरे पास बहुत बड़ा संदूक है, मुझे उसको यहां से यहां शिफ्ट करना है, तो इसके नीचे संदूक का साइज आगे तक साइज है संदूक का, ऐसे एक रोल लगा दूंगा इस पे, फिर इसको ये यही रोल का ऐसे मूव करूंगा, ऐसे अब निकाल के इसको यहां ले आऊंगा, फिर मैं इसको ऐसे मूव करूंगा। तो लेकिन व्हीकल में तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो व्हीकल में मैंने लगा रखे हैं बॉल बेयरिंग्स, इसलिए मैंने उससे पहले आपको इसको क्लियर किया है कि व्हाट इज रोलिंग, व्हाट इज रोलिंग की बात की है। अब बॉल बेयरिंग क्या होते हैं मेरा बच्चा जी, ठीक हो गया ये बॉल बेयरिंग क्या होता है। मान लो एक व्हील है आपके पास, एक व्हील है, ये व्हील है, इसमें होल किया हुआ है, ये एक्सल है, और एक व्हील मैंने यहां लगा रखा है, इसके अंदर एक व्हील यहां लगाया हुआ है। अगर व्हील को मैं टाइटली लगा दूंगा और कोई सामान रखूंगा, फिर तो स्किड करेंगे रिंग व्हील आगे को। अगर मुझे मूव करना है तो यहां पे जो लगाऊंगा वो होल जो है वो फ्री होना चाहिए, तभी रोल करेंगे, ये फ्री होना चाहिए तभी रोल करेंगे। ये इतनी बात समझ आ रही है आपको। अब जब फ्रीली रोल करेंगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये घिस जाएंगे, यहां से ये घिस जाएंगे, सुराख आपके ऐसे हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद फिर सुराख ऐसे हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बॉल बेयरिंग फिट करते हैं, बॉल बेयरिंग फिट करते हैं लाइक दिस। अब इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, ये मेरा व्हील है, इसके अंदर एक बॉल बेयरिंग फिट करते हैं, ये बॉल बेयरिंग है, उसके अंदर बॉल्स लगाते हैं लाइक दिस। इस आउटर जैकेट के ऊपर हम व्हील को स्लिप करते हैं। अब जब मैं आगे मूव करता हूं तो अगर ये ऐसे मूव करेगा, अब ध्यान से देखना, ये बॉल कहां जाएगी, ये ऐसे जा रहा है, इस बॉल को ये मोशन देगी, ये इनकी मोशन उल्टी, इसकी इस, अब जो इनर व्हील की मोशन है वही बॉल की मोशन, बॉल ने मोशन कहां से पाई कर दी, बाहर से पाई कर दी, तो आगे चलता है। तो मैंने क्या किया, वो जो मेरे जो होल था उसका साइज ना खराब हो जाए, मैंने बॉल बेयरिंग यूज किए हैं। अगर मेरे बॉल बेयरिंग खराब होते, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं सॉरी, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बॉल बेयरिंग मेरे खराब हो गए तो आवाज आती है, कट कट आवाज आती है गाड़ी में से, तो हम कहते हैं इसके बॉल बेयरिंग खराब हो गए हैं, मींस वो इनकी बॉल्स अंदर खराब हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को निकाल के रिप्लेस करते हैं, ना ही मेरे आउटर रिम में फर्क पड़ेगा कोई, ना ही वो जो मेरा एक्सल लगा हुआ उसमें फर्क पड़ेगा, जिसके थ्रू मैंने इनको कनेक्ट किया दो व्हील्स को, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये खराब होगा। पहले केस में क्या हो रहा था, अगर मैं ये ना लगाता तो मेरे व्हील की शेप खराब हो रही थी। तो बाय यूज ऑफ बॉल बेयरिंग हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर शेप खराब हो जाएगी फिर तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसके अंदर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसको कम करने के लिए, क्योंकि देखो ना, सपोज ये मेरा व्हील है, मुझे सुराख चाहिए सर्कुलर, वो चल चल के घिस घिस के सुराख मेरा हो गया इस शेप का, तो अब क्या होगा, ये लूज गड़गड़ की आवाज आएगी चलते हुए, मूवमेंट फ्री नहीं होगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इसके लिए मैंने ये अरेंजमेंट यूज किया। इस अरेंजमेंट में ये बॉल्स खराब होंगी, लेकिन कोई भी चीज डी शेप नहीं होगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, ना ही होल की शेप चेंज हो रही है, ना ही व्हील की शेप चेंज हो रही है, सिर्फ एक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, उससे आपकी एवरेज कम हो जाएगी गाड़ी की, इसको चेंज करा लो वो फिर ठीक हो जाएगा। तो यूज ऑफ बॉल बेयरिंग जो है दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो जो मेरा रोलिंग फ्रिक्शन था उसको और कम करने के लिए मैंने इनको यूज किया हुआ है। आर यू गेटिंग इट बेटा जी? तो मैंने कहा है आपको, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। आप फ्रिक्शन को पॉलिशिंग से कम कर सकते हो, लुब्रिकेशन से कम कर सकते हो, प्रॉपर एरोडायनेमिक्स से कम कर सकते हो, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल से कम कर सकते हो, यूज ऑफ बॉल बेयरिंग से कम कर सकते हो। जहां चाहिए वहां बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? बढ़ाना तो बड़ा आसान है, कम करना ही मुश्किल है। सो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, मीन्स ये एक बहुत जरूरी बीमारी है हमारे लिए, हमें चाहिए, ये बीमारी चाहिए हमें एट सम प्लेसेस।
तो जहां नहीं चाहिए वहां इसकी रेमेडी लगा देंगे सॉरी, इसकी मेडिसिन खा लेंगे हम जहां नहीं चाहिए हमारे को। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो लो जी, हमने जो अभी तक पढ़ा है अब उसको न्यूमेरिकल्स के साथ क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरी थी सो रही है। अब इसको न्यूमेरिकली, क्योंकि मेरा बेसिक आर्टिकल एक ही किया मैंने, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, तो उसकी आज मैं थ्योरी करने की कोशिश करता हूं, सॉरी न्यूमेरिकल से उसको कंसेप्चुअली क्लियर करने की कोशिश करता हूं बच्चों जी। एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, राइट बच्चों जी। इसको मैंने धागे से यहां बांधा हुआ है, मास कितना है इसका 1 kg, और ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, और जो म्यू है वो है 0.75। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ जी बच्चों, क्या टेंशन होगी, क्या टेंशन होगी बच्चों? पहली बात मैंने क्या पढ़ा है कि बॉडी अपने आप तब नीचे आएगी जब ये एंगल मेरा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा। तो पहले तो ये चेक करो क्या ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा या उसके बराबर है, तब तो सोचूंगा टेंशन की बात में। व्हाट इज म्यू? 0.75 इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा, अभी बढ़कर आया हूं मैं, और टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0.75 इज इक्वल टू 3/4, तो डेल्टा आ गया है 37 डिग्री। उससे कम है भाई, अगर कम है तो जहां रखोगे वहीं पड़ी रहेगी। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं होगी इसके अंदर भाई। मैंने क्या कहा है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। मैंने कंसेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन लिखा सबसे पहला, कि सबसे पहले जब मैंने एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन की बात करनी है, मेरे माइंड में एक बात ये होनी चाहिए, क्या ये मेरा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है? अगर तो बड़ा है तभी बॉडी मूव करेगी नीचे को। तभी मैंने कहा था एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, डाउन, डाउन मींस नीचे को अपने आप आएगी, टेंशन लग जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? देख लो। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक बॉडी है जिसका मास है, सपोज कर लीजिए 5 kg। बॉडी का मास कितना है? 5 kg। प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। ठीक है जी। ये एंगल दिया उसने मेरे को 37 डिग्री का, फ्रिक्शन 0.4 दिया है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक पार्ट क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब ये मत सोच लेना कि भी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो एंगल बड़ा ही होगा, ये मत सोच लेना, आपको कंफ्यूज भी कर सकता हूं। तो पहले मेरी ड्यूटी है चेक करना व्हाट इज टेंजेंट डेल्टा, वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 0.4 दिया हुआ है, अब ये टेंजेंट 37 है तो कितना 0.75 बनेगा, उससे तो कम ही है फ्रिक्शन, तो बॉडी नीचे आ जाएगी अपने आराम से। इसके हिसाब से मेरा जो टेंजेंट डेल्टा बन रहा है वो 37 डिग्री बन रहा है, टेंजेंट 37 डिग्री बन रहा है बच्चों। वो कितना बन रहा है 0.75, अभी करके हटाऊं जस्ट लास्ट में, और ये मुझे सिर्फ 0.4 दिया हुआ है, तो इससे कम है मींस बॉडी नीचे आ सकती है, आ सकती है। कोई बात नहीं, चेक करते हैं। लो जी, एक ये बॉडी है, राइट, कितना है ये mg, दिस विल बी mg cos थीटा, दिस विल बी mg sin थीटा, दिस इज माई n, और फ्रिक्शनल फोर्स कहां हो जाएगी, पीछे को हो जाएगी। हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स? mg sin थीटा के बराबर होनी चाहिए कम से कम भी। व्हाट इज, अगर बैलेंस कंडीशन है, व्हाट इज, अदरवाइज व्हाट इज f? म्यू n, इससे बड़ी होगी तभी बॉडी मूव करेगी नीचे को, अगर ये लिमिटिंग से बड़ी होगी तभी बॉडी नीचे मूव करेगी। म्यू कितना है भाई 0.4, m कितना है 5 kg, g को कह रहा है वो 10 ले लो, सॉरी साथ में थीटा भी आएगा, म्यू mg cos थीटा, तो ये बन जाएगा 0.4 इंटू 5 इंटू 10, कॉस इज योर 4/5, कैंसिल हो गया, 16 न्यूटन आ गई भाई ये। ठीक है जी, साथ साथ mg sin थीटा भी काउंट कर लो, क्योंकि दो ही तो फोर्सेज हैं,
एम जी साइन थीटा। एम कितना बचा जी 5, जी कितना 10, ये 3/5, ये आ गई 30 न्यूटन। इसका मतलब नीचे को फोर्स 30 न्यूटन है, मैक्सिमम फोर्स ये 16 न्यूटन की है, तो बॉडी आपकी नीचे आ जाएगी। मैंने पहले भी कहा नीचे आ जाएगी, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना मुझे। ये मैंने चेक किया कि दिस इज माय फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो पैदा हो सकती है, ये मेरा वेट है नीचे को, सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन। हाँ जी, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। मैं निकाल कर हटाऊं व्हाट इज एक्सेलरेशन। डाउन फोर्स कितनी हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम, दिस इज माई एक्सेलरेशन। कितनी है भाई ये 30 न्यूटन, माइनस एफ कितना है भाई 16 न्यूटन, बाई एम 5 kg, तो 14/5 इज इक्वल टू 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों इसको। मैंने कहा अभी मैंने ए पार्ट लिखा तो 1 लिखा, पार्ट और भी करूँगा अभी इसको और भी मॉडिफाई करूँगा न्यूमेरिकल को मैं। मैंने कहा एक बॉडी है जिसका मास 5 किलो है, आपने एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल 37 डिग्री है उसके ऊपर प्लेस कर दिया है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। मैंने कहा सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, ये मैंने चेकिंग की। एंगल के अकॉर्डिंग मेरा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.75 आ रहा है, दिया हुआ 0.4 है, इससे बहुत छोटा है जो दिया हुआ है, इट मींस आराम से बॉडी नीचे आ सकती है, पहली बात। अब मैंने कहा जो आएगी तो मुझे लिमिटिंग फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो मैंने पहले इसको लिमिटिंग फोर्स निकाल दी, वो म्यू एन होती है, एन कितना एम जी कॉस थीटा, ये 16 न्यूटन आ रही है, और एम सेंटर में कितनी आ रही है 30 न्यूटन आ रही है। अब मैंने कहा व्हाट इज नेट डाउन फोर्स, ये मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं बार बार नहीं करूंगा, दो तीन पार्ट मैंने इस क्वेश्चन के करने हैं। कोई डाउट हो बच्चों, देख लो, कोई डाउट हो बच्चों। अब मैंने क्या किया, सेकेंड पार्ट में क्या किया, ये मैं फिगर यहां बना रहा हूं साइड में, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए बेटा। ये फिगर मैं यहां बना रहा हूं साइड पे, सॉरी, दिस इज माई एफ, दिस इज माई नीचे को एम जी साइन थीटा, दिस इज माई एम जी, दिस इज माई एम जी कॉस थीटा, दिस इज माई एन। राइट बच्चा, सेम फिगर मैंने दोबारा बना दी, ठीक है। और मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास पहले पार्ट का एक्सेलरेशन ये आ गया, अभी फर्स्ट पार्ट का एक्सेलरेशन। अब मुझे करना है सेकंड पार्ट। वो कह रहा है मैंने एक फोर्स लगाई है ऊपर को 40 न्यूटन की, एक फोर्स लगा दी ऊपर को 40। अब वो नेक्स्ट पार्ट में करना चाहूंगा, फिगर मेरी पूरी हो चुकी है। इनको भी मैं लिख लूं यहां पर, एफ कितनी है बच्चा जी, यहां लिख लेता हूं, चलो यहीं पर, क्योंकि सारा यूज करना है। एफ बराबर है म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर है 16 न्यूटन, और एम जी साइन थीटा बराबर है 30 न्यूटन। क्योंकि बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा इसलिए लिख लिया मैंने। तो पहली बात तो मेरे पास आ गई है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2.8 मीटर। अब वो कह रहा है सेकेंड पार्ट, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन upward direction along the incline direction, along the incline के साथ साथ along the, तो मीन्स सेकेंड टाइम उसने ये काम कर दिया, ये फोर्स लगा दिया साथ में 40 न्यूटन की, उसका वेट तो नीचे ही काम करेगा एम जी साइन थीटा, साथ में एफ भी अब नीचे को हो जाएगी, ऊपर खींचना चाह रहा है भाई, वो ऊपर खींचना चाह रहा है। अब क्या होगा चेक करो, ये 30 है और ये कितना है 16, 56 में 40 लगा रहा हूं, ऊपर नहीं जाएगी, नो एक्सेलरेशन। हाँ जी, क्या बन जाएगी फिगर अब, एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू 30 है ना बेटा, हाँ, प्लस 16 इज इक्वल टू 46 न्यूटन। इससे बड़ी है, और मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर को, तब क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्या लिखे हम यहां पर, इसको थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं। क्या लिखे बच्चों, देखो अब दो बातें करेंगे क्योंकि बराबर नहीं आ रही है, तो इसलिए मिसमैचिंग तो कर नहीं सकता चीजों की मैं। एक आएगी ड्राइविंग फोर्स
अब ये नया कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, ड्राइविंग फोर्स कितनी है भाई 40 न्यूटन। रेजिस्टेंस फोर्स जो उसको अपोज कर रही है, रेजिस्टिव फोर्स कितनी है भाई 30 प्लस 16 बराबर है 46 न्यूटन। मींस 46 न्यूटन चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अब आराम से सुनने वाली बात है यहां पर। 30 न्यूटन तो इसको बैलेंस करने में लग गया वेट को, और 10 न्यूटन के बराबर सिर्फ फोर्स प्रोड्यूस हुई है यहां पर 10 न्यूटन के बराबर, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है मैंने क्या बता रखा आपको, सेल्फ एडजस्टिंग। 16 पे तो बॉडी ऊपर मूव करेगी, टोटल 16 फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना, टोटल 16। तो मैंने 30 किया, 30 इसको 31 करूंगा तो 1 हो जाएगा, 32 करूंगा 2 हो जाएगा, 40 किया 10 हो गया, 41 करूंगा 11 हो जाएगा, 46 करूंगा तो बराबर हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी विल नॉट मूव। सॉरी यहां के लिए लिख दो एज, लिख दो एज एफ ड्राइविंग लेस देन एफ रेजिस्टेंस कॉमा so body will not move and साथ में static friction will be, मैंने कहा पॉइंट नोट करने वाला है, कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन। 16 न्यूटन नहीं होगी फोर्स यहां पे जनरेटर, 10 न्यूटन ही फोर्स जनरेट होगी। वो मैंने कहा ये लिमिटिंग केस में एक बार कैलकुलेट, बार बार नहीं कैलकुलेट करना मैंने, ये तभी मैंने कहा था 10 न्यूटन। क्वेश्चन समझ आ रहा, रिपीट करना है आपको। अब एक और करते हैं इसके अंदर, कहते हैं कितनी फोर्स और लगाऊंगी ऊपर मूव करने पड़े, 6 न्यूटन की और लगानी पड़ेगी आपको। सी पार्ट, उसको लिख रहा हूं सी पार्ट। हाउ मच फोर्स इज टू बी एडेड इन अप्लाइड फोर्स जो पहले लगा रखी है, या इन 40 न्यूटन कर दो जरा और क्लियर हो जाएगा, सो एज to move the block up। हाँ जी बच्चों जी कितनी है 6 न्यूटन, कितनी आ जाएगी वो 46 माइनस 40, 6 न्यूटन और लगा दो, ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट, कहते नीचे को कितनी फोर्स चाहिए अगर नीचे मूव करना हो, अगर बॉडी के नीचे ये फोर्स कितनी कम कर दूं ताकि बॉडी मेरी नीचे, क्योंकि 30 देखो ना रखूंगा 30 से नीचे आ रही है, ये 30 नीचे को है और 16 ऊपर बन जाता है। कह रहा ऊपर को अब कितनी फॉलो, सो दैट बॉडी डज नॉट स्लाइड डाउन। इस फोर्स को कितना कम कर सकता हूं 40 को कि बॉडी नीचे स्लिप ना करे। पहले मैं कोशिश कर रहा हूं ऊपर मूव करने की, अब कह रहा कितनी फोर्स को कम कर सकता हूं 40 को, सो दैट बॉडी शुड नॉट स्लाइड डाउन। नेक्स्ट पार्ट, बाय व्हाट अमाउंट द अप्लाइड फोर्स ऑफ 40 न्यूटन कैन बी डिक्रीज्ड या reduced so that body does not slide down. Fourth part, by how much amount the force 40 Newton should be reduced just to prevent sliding down, बस वो नीचे ना जाए भाई। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये मेरी वो है नीचे को mg sin थीटा काम कर रही है, ठीक है जी। स्लाइडिंग डाउन की बात कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर आ जाएगी। अब पूछ रहा है कितनी लगानी पड़ेगी मेरे को, ये mg sin थीटा, ये मुझे पता 30 है, ये मुझे पता 16 है, बस 14 लगा दो, इसको बैलेंस हो जाएगी। पहले पार्ट में सारे काम करके अगले पार्ट तो उससे डिराइव कर रहा हूं मैं, सारे पार्ट दोनों पार्ट। कोई डाउट हो बच्चे न्यूमेरिकल में आपको, वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल, बिकॉज बड़े माइन्यूट लेवल पे चीजों को एनालाइज कर रहे हैं न्यूमेरिकल के अंदर, हम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। तो वेरी यू कैन से वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल। तो जब उसने कहा प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन, फ्रिक्शन ऊपर हो गया, ऊपर खींच रहा था फ्रिक्शन नीचे था, पहले जस्ट रखी हुई थी तब भी फ्रिक्शन ऊपर था, बॉडी नीचे जा रही थी। निकाला मैंने पहले सबसे निकाला एक्सेलरेशन, वो 30 माइनस 16 14 बाई जो भी था मतलब करके मैं निकाला मैंने। तो कोई डाउट हो बच्चों से मेरे के अंदर, आपको देख लो, इसको आराम से देख लो। लो जी एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो बच्चों।
दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं रखे हुए सरफेस पे। ये सपोज 10 kg का है, ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का ब्लॉक है। इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन विद द सरफेस 0.9 है, इसका 0.3 है। यहां मैंने फोर्स लगाई है 120 न्यूटन की, और यहां फोर्स लगाई मैंने 100 न्यूटन की। भाई पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है बच्चा जी। ये सरफेस पे रखे हुए हैं मैंने। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालनी है अभी मुझे, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन बिल्कुल बना दिया, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? अब कुछ काम एक दफा करने, पहले वो काम इधर कर देता हूं, उधर नॉर्मल सॉल्व करेंगे। मैंने कहा भी इसको छोड़ दो, ये आगे भाग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी बेटा जी। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इसकी ब्लॉक की, पहले शुरू में ये फोर्स लगी इधर को 120 न्यूटन, और इधर को क्या लगेगा, इसको म्यू वन ब्लॉक है ना, इसको म्यू वन मान लेते हैं। कितना है 0.9, तो व्हाट विल बी F1 या FA कर दो। म्यू mg होता है बच्चा जी, म्यू कितना है 0.9, m कितना है 10 kg इंटू जी। ये सॉल्व करके g मीन्स 10, सॉल्व करके 90 न्यूटन आ गया भाई। ठीक है जी। तो यहां लिख रहा हूं मैं व्हाट इज FA, या इसको फिगर भी एक बार और बनाएंगे, आगे जाके लिख लेंगे उसको। अब सेकंड, ये ब्लॉक ए की बात की, सेकंड ब्लॉक बी की बात कर लेते हैं। हाँ जी, फोर्स उधर को लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को आ जाएगी। कितनी है ये 100 न्यूटन, तो बाद की बात है। दिस इज 0.3, ये कितना है बेटा 20 kg का ब्लॉक है। तो व्हाट इज FB बराबर है म्यू बी एम जी। जैसे म्यू ए था, म्यू वन का रखा है तो इसको म्यू टू कर दो, कोई बात नहीं। म्यू टू कितना है 0.3, एम कितना है 20, जी कितना है 60 न्यूटन की फोर्स आ गई। इसका मतलब मेरे पास नेक्स्ट फिगर ये बन सकती है, उसकी रेड्यूस्ड फिगर। मैंने 120 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ पर F1 काम कर रही है 90 न्यूटन की, ये टेंशन है। ये मेरे पास फोर्स लगाई मैंने 100 न्यूटन की, यहाँ टेंशन काम कर रही है कितनी बेटा जी 60 न्यूटन की है। तो अगर मैं इसको इधर खींचूंगा तो दोनों पे टेंशन इधर को काम करेंगी। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 60 न्यूटन की, राइट। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चा, पहले ही देख लो। और आप चाहो तो बिल्कुल कुछ मत बनाओ, एरो वगैरह यहां सीधा लिख दो। वो तो जस्ट मेरे जब दिस इज FS मैक्सिमम या F लिमिटिंग कर दो ना, FA कर दो, ठीक है 90 न्यूटन है, और FB कितना है 60 न्यूटन है। इस फिगर से मैं यहां पहुंच गया। अब आराम से, अब पहले सुनने वाली बात है फिर करने वाली बात है। व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अगर ये सारा सिस्टम इधर जाएगा तो दोनों फोर्सेस पीछे काम करेंगी। व्हाट इज नेट 150, तो क्या 150 की अपोजिंग फोर्स को 120 खींच सकती है? नहीं खींच सकती, तो सिस्टम मूव नहीं करेगा। और मैंने ही नेक्स्ट मोमेंट में टेंशन जीरो नहीं कहनी, बस जो मेरी मेन चीज है, मैंने नेक्स्ट मोमेंट में टेंशन को जीरो नहीं कहना। अब मेरे पास केसेस डिराइव होंगे भाई, क्योंकि ये कह रहा है मैं भी खींच रहा हूं 90 से बड़ा तो टेंशन आनी चाहिए, ये कह रहा है मैं खींच रहा हूं 60 से बड़ी है सो टेंशन आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अगले। और मेरे को फिगर क्या शो कर रही है, ये मूव ही नहीं कर सकती आपकी बॉडीज। तो कहीं तो हमारी सोच में कमी है, हम फर्स्ट कंसंट्रेट करते हैं बॉडी ए के ऊपर। हमने इसको 120 से खींचा, ये 90 इधर को आ गई, ठीक है जी FA, और साथ में वो टेंशन दे दी जो बच गई थी। टेंशन दी इसने 3 न्यूटन की टेंशन दे दी। इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, इसकी बात कर रहा हूं। अगर इसे 30 न्यूटन दी है तो परली बॉडी की बात करते हैं। कहां दी टेंशन? इस डायरेक्शन में दी है। उसकी फ्रिक्शन फोर्स की तो इधर को होगी, और उसकी टेंशन इधर उसके 100 न्यूटन की है। ये कितनी है 60 न्यूटन की है।
अब 60 में अगर मैं 30 जमा करूं तो 90 बनेगा। 100 इज सफिशिएंट टू मूव दैट बॉडी। इसका मतलब ये इधर भी मूव कर सकती है, वो उसको उधर मूव कर सकता है। अगेन नॉट द केस। मींस ये बात हमने इसको कहा ये खींच सकता है, ये गलत सोचा हमने। सेकंड केस हम कह रहे हैं ये खींच सकता है भाई, इसकी बात करते हैं पहले। ये 100 न्यूटन की है, ये 60 न्यूटन है, ये टी हो जाएगा। अब टी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब इसको टी कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। इसको कितना है? ये 120 है और 90 इधर को। अब 120 130 को नहीं खींच सकता। बिल्कुल ठीक सोचा हमने। ये जो सोच है, इससे में जो टेंशन डेवलप हो रही है, ये आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये छोटी छोटी बातें ही आपका आगे जाके कंपटीशन बन जाएंगी। जब भी मेरे पास करेक्टेड मोशन टेंशन वाली आ जाएगी तो मुझे पहले एनालाइज करना है कौन सा ब्लॉक मूव करेगा, कौन सा नहीं करेगा। या दोनों मूव करेंगे, दोनों भी मूव कर रहे थे, लेकिन वो कब कर रहे थे? जब मेरे पास फ्रिक्शन नहीं था, तब दोनों मूव कर रहे थे। तब मैंने यही कहा था, पुल इज फ्रिक्शनलेस, माय वेट्स आर, सारी बातें ऐसी की थी मैंने। इसलिए वहां ऐसी बातें की थी कि फ्रिक्शन नहीं था, टेंशन जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। यहां पर भी इनकी टेंशन मुझे तंग कर रही है, कौन सा मूव करेगा, कौन सा नहीं मूव करेगा। तो मैंने कहा अगर मैं ओवरऑल व्यू देखता हूं, मेरी बॉडीज मूव नहीं करनी चाहिए, टेंशन जीरो होनी चाहिए। इस केस के अकॉर्डिंग टेंशन जीरो बनती है मेरी। गलत सोच है मेरी। मैं कह रहा हूं मैं खींच रहा हूं सर, ये कह रहा मैं भी खींच रहा हूं सर। तो मैंने कहा पहले इसको इंडिपेंडेंटली देखते हैं। ये 30 न्यूटन डेवलप करेगा तो इसको 30 मिलेगी, तो 60 + 30 100, ये बड़ी है तो इसको भी तो खींचना चाहिए। लेकिन हम करें ये चल रहा आगे को, तो उसको फिर पीछे आना पड़ेगा ना, तो बात नहीं बनेगी। इसकी बात करते ये खींच रहा है, हमने कहा ये 100 से खींच रहा है, तो 60 और 40 बनेगी। अब ये 40 यहां दे दी, हाँ अब ये 120 छोटी बढ़ गई, इसके साथ उधर चला जाएगा आराम से ये, तो ये खींच रहा है आपकी बॉडी को। मेरा दिमाग काम कर रहा था ये खींचेगा बॉडी को, उल्टा काम हो गया, देख लो यहां पर वो खींच रहा है। वो कंफर्टेबली सिस्टम को खींच सकता है कि मेरा सिस्टम मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और उस समय टेंशन कितनी जनरेट होगी? 40 न्यूटन की टेंशन जनरेट होगी। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है मुझे। तो टेंशन बराबर है 40 न्यूटन। तो देखो मैंने कोशिश की आपके प्रॉब्लम्स के अंदर, एक प्रॉब्लम मैंने की आपकी जान के इसीलिए जहां पर एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट आ गया, आपका माइंडसेट बना दिया है कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन होगा तो पहले मैंने एंगल रिपोज को चेक करना। अगर बड़ा है तो बॉडी अपने नीचे आएगी, अगर छोटा तो बॉडी अपने नीचे नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एंगल ऑफ रिपोज का ही कर दिया कि आप एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल है मेरा, नीचे मूव करना तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर मूव करना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों बातें मैंने कर ली। नेक्स्ट मैंने बना दिया अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप खींच रहे हो, टेंशन को कंसेप्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो मैंने कोशिश की है हर कंसेप्ट जो मैंने आज किया है उसका एक एक न्यूमेरिकल में आपकी उसमें भी ऐड कर दूं। मैंने कोशिश की इस चीज की बेटा, ठीक है मेरा बच्चा, मैंने इस चीज की कोशिश की है। और देखो इसके अंदर एक न्यूमेरिकल और देखो इसके अंदर। लो जी बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ब्लॉक, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। कितना है बच्चा जी? 37 डिग्री। ठीक है, म्यू दिया हुआ है इसका 0.3। अब एक बॉडी है वो 20 kg की है, इसके ऊपर रेस्ट पे रखी हुई है बाय अप्लाइंग फोर्स F। सी केयरफुली, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है? 37 डिग्री, म्यू 0.3 है, ये प्लेन है। इस पे एक बॉडी मैंने रेस्ट पे रखी हुई है बाय अप्लाइंग फोर्स F। व्हाट इट मींस? अगर फोर्स ना लगो तो बॉडी नीचे भागती है। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स। इस क्वेश्चन को करना भी मैंने, इस क्वेश्चन को करना भी मैंने। क्वेश्चन समझ आ रहा है? An inclined plane of inclination 37 degree and coefficient of friction 0.3, a body of mass 20 kg is placed at rest on this plane by applying force F. Find value of force. हाँ जी बच्चों, लो जी
रेस्ट पे रखनी है मैंने, फोर्स एफ अप्लाई की हुई है मैंने, एफ वेट mg नीचे काम करेगा, ये मेरा mg cos थीटा बन जाएगा, वैल्यू बाद में पुट कर लूंगा, दिस विल बी माई mg sin थीटा। दिस विल बी माई mg। अब बॉडी मेरी दो तरह से रेस्ट पे हो सकती है। अभी मैंने क्वेश्चन किया, आपका पिछला क्वेश्चन किया था, उसको फर्दर मॉडिफाई किया मैंने क्या कहा था, एक फोर्स लगाई है 40 न्यूटन की, जस्ट मूव इट अपवर्ड, तो फोर्स आ रही थी 40, अगर उसको नीचे जाने से रोकना है तो डायरेक्शन फ्रिक्शन मेरी उल्टी हो गई थी, वही काम यहां होगा। केप्ट एट रेस्ट, नीचे को आने की टेंडेंसी है, तो मैंने क्या कि इसको नीचे जाने से रोका पहले। एक तो सिचुएशन ये है रेस्ट की इसके अंदर, एक सिचुएशन ये भी रेस्ट की है बच्चों, मैं उसको ऊपर चढ़ने से रोक रहा हूं। ये दोनों सिचुएशन मेरे पास रेस्ट की हैं। बी केयरफुल, न्यूमेरिकल कुछ नहीं बोलेगा आपको अपनी सोच बुद्धि लगानी है। एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, तो अगर मेरे पास F प्लस एफ mg sin थीटा हो, एक तो फोर्स यहां से निकलेगी और ये निकलेगी F बराबर है mg sin थीटा माइनस एफ, ये मैं उसको प्रिवेंट कर रहा हूं फ्रॉम मूविंग अप और ये प्रिवेंट कर रहा हूं फ्रॉम मूविंग डाउन, दोनों रेस्ट वाली फोर्सेस हैं। देखो जी, तो व्हाट इज F, अब मैं mg sin थीटा F दोनों अलग से निकाल लूं यहां पर इस बॉडी के, व्हाट इज mg sin थीटा इज इक्वल टू m 20 kg की बॉडी है, g मैंने बोला 20 kg, नहीं तो लिख लो यहां पर 20 kg, g कितना है बच्चों 10 ले लेते हैं, साइन 37 है, 3/5 तो 100, 300/5 कितना आ गया 60 आ गया, सॉरी 120। अभी मैं यूनिट नहीं लगा रहा। व्हाट इज F, क्या हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। व्हाट इज म्यू 0.3, m वही 20 है, g वही 10 है, cos 37 दैट इज 4/5। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 5 4 16 48, ये 48 न्यूटन आ जाएगा। चेक कर लो मेरा बच्चा जी, देखिए एक जीरो, ये 3 बन गया, 3 और 16 3 48, ठीक हो गया। तो व्हाट इज F ओवर हेयर, प्लस कितनी है F 48 बराबर है 120, तो व्हाट इज F 120 माइनस 48 इज इक्वल टू 72 न्यूटन। यहाँ पर व्हाट इज F कितनी है बेटा जी 120 प्लस 48 इज इक्वल टू 168 न्यूटन। तो ये रेंज ऑफ फोर्स आएगी, ना कि सिंगल फोर्स आएगी आपके पास। इतनी लगाओगे तो क्या कर रहे हो उसको, हाँ जी कौन सा केस है, इतनी वाला, ये वाला केस है, उसको आप नीचे जाने से रोक रहे हो बस। अगर वो लगाओगे तो उसको आप ऊपर जाने से रोक रहे हो, ऊपर नहीं खींच पा रहे। मतलब इस केस में क्या करा मैंने, जो एट द वर्ज ऑफ मूविंग अप है, ये एट द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन है। क्वेश्चन बिल्कुल आपके एंगल ऑफ रिपोज से उठाया, सिर्फ कंसेप्ट लगाया, आपकी सोच बुद्धि को थोड़ा सा इंक्रीज किया कि अगर रेस्ट का क्वेश्चन आ जाए, डोंट टेक इट ग्रांटेड कि वहां पहली बात एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल नहीं है, बड़ा एंगल है, वो भी टेस्ट किया मैंने। नाउ डोंट टेक इट ग्रांटेड के नीचे ही मूव करो, उसको रोकना मुझे सिरे, ये भी डोंट टेक इट ग्रांटेड। तो दोनों केसेस आपको करने पड़ेंगे, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, दोनों केसेस करने पड़ेंगे। तो मेरा बच्चा, मैंने आज आपका टॉपिक डिस्कस किया है एंगल ऑफ रिपोज, और उस एंगल ऑफ रिपोज के साथ जो भी आपके छोटे छोटे कंसेप्ट बनते थे, मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चा, मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश की है। अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर फ्रिक्शन का एक और बनेगा, एक लेक्चर मेरा फिर डायनेमिक्स ऑफ आपका सर्कुलर मोशन का, उसके बाद आपको लॉज ऑफ मोशन के कंप्लीट न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं कॉम्पिटिशन वाले। फिर वहां ये पूछूंगा आपसे मैं कि मैंने वहां पढ़ा था, देखो इसको यहां लगा रहे हैं, पूछूंगा आपसे सारी बातें मैं उस समय। तो मैं यहां पर आप, मेरा मेन एम्फोसिस थ्योरी की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर है। न्यूमेरिकल सारे मैंने आपके थ्योरी वाले उठाए हैं इसलिए। तो ठीक है मेरा बच्चा, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।